हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हमने आपकी क्लास को छोड़ा था कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था। पहले कौन आया, बाद में कौन आया, थोड़ा सा आज भी रिवीजन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अंग्रेजी कंपनी कैसे मजबूत हुई मद्रास वाले क्षेत्र में। ठीक है ना। अगर मैं इंडियन मैप की बात करूं तो हम देखते हैं मद्रास वाले क्षेत्र में सबसे पहले स्टेबलाइज, स्थायी रूप से स्टेबलाइज हुई थी कौन कंपनी? अंग्रेज कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। तो भैया ये कब की बात है? बात 1639 की है, ध्यान रखना। 1639 में हुआ क्या था? सॉरी दोस्तों, 1639 में क्या हुआ था? 1639 में हुआ था कि चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया था। उसकी जमीन को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? पट्टे पर ले लिया था। किसकी जमीन को? मद्रास के शासक की जमीन को। आपको यह बताना है 1639 में मद्रास के चंद्रगिरी का जो शासक था वो कौन था? चंद्रगिरी का। ठीक है ना। फिर क्या होगा? यहां पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज एक किला बनवाया, सेंट जॉर्ज किला। ये कब बनवाया था? 1940 में। कब्जा कब किया था भैया? पट्टे पर लिया कब था? 1639 में। और भैया एक एक डेट याद रखनी है आप लोगों को, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। और यहीं पर एक किला, मतलब बाउंड्री करा के यहां पर भैया 1940 में क्या बनवा लिया? एक किला बनवा लिया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यह फैक्ट बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए कि इसी दौरान क्या होगा। इसी दौरान आप देखेंगे 1661 से 1669 के बीच में बंबई का अधिग्रहण करेंगे अंग्रेज। मतलब किस तरीके से अंग्रेज भारत में क्या कर रहे हैं? अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। यहां क्या करेंगे कि यहां अंग्रेज शासक था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, जो पुर्तगाल की राजकुमारी है जिसका नाम कैथरीन था। उस कैथरीन से क्या करेगा? शादी करेगा। और कब करेगा शादी? 1861 में। ब्रिटेन का सम्राट होता है। तो रानी कैथरीन को के बदले में यहां पे शादी के एवज में इसे क्या मिलता है? चार्ल्स सेकंड को बंबई दान में मिलता है। बंबई जो है वो दहेज के रूप में दिया जाता है। बंबई क्या दिया जाता है? दहेज के रूप में दिया जाता है। फिर ये क्या करेगा? 1668 में, ध्यान रखना, 1668 में चार्ल्स जो सेकंड है उसे कंपनी को दे देगा 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। कितने पर? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ये उस बंबई को, भाई इसके तो किसी काम की है नहीं है, ये कहां पे? ये भाई इंग्लैंड में बैठा हुआ है। तो ये किसे दे देगा? ये दे देगा भैया कंपनी को। और यहीं पे जोराल्ड आयंगर जो है, जोराल्ड जो आयंगर है वो क्या करेगा? इसे यहां पे अपना उत्तराधिकारी क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा बंबई के क्षेत्र पर। और ये क्या करेगा? धीरे धीरे बंबई में शहरीकरण करवाएगा। धीरे धीरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह, व्यापार वाणिज्य वगैरह को क्या करवाएगा? स्टार्ट करवाएगा। ठीक है ना। यहीं में कलकत्ता की नींव की बात करूं, कलकत्ता में किस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हुई थी तो आप देख रहे होंगे। गोविंदपुर, सुल्तानती, और ये कोलकाता नहीं है, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है कलिकता। कलिकता क्या? कलिकता। उस समय इन तीनों को मिलाकर के कलकत्ता बनाया था। तो यहां आप क्या देखोगे? 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार से जिसका नाम था इब्राहिम खां, याद रखना, 1200 रुपए में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। कितने में? 1200 रुपए में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। किसने? अंग्रेजों ने। कौन कौन गांव थे? तो एक तो भैया गोविंदपुर था। कौन सा था? गोविंदपुर। एक था भैया सुल्तानती, एक था भैया कलिकता, एक था कलिकता। देखो मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अन्य चैनल उसे पेड में बताते हैं किस तरीके से ज्यादा चीजों को बच्चों याद रखा जाता है। आपको किस तरीके से चीजें याद रखनी है तो ध्यान रखना। एक मेथड है जिसका नाम है स्क्रीन मेथड, स्क्रीन मेथड। कौन सा? स्क्रीन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों? देखो सबसे पहले आपको पता है, एक तो दिमाग में चीजों को रखने की फिजिकली विधि होती है। ये जो फिजिकली विधि होती है ना, ये ध्यान रखना, दिमाग में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें ये स्थिर रखना पड़ता है कि भाई दिमाग को कैसे मजबूत रखें। उसके लिए दिमाग को एकदम फ्री रखना पड़ता है। जितना आप दिमाग को फ्री रखोगे तो निश्चित रूप से ध्यान रख लेना, आप उतनी ही तेजी से इंफॉर्मेशन को माइंड में कैप्चर कर पाओगे। ठीक है ना। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? तीनों गांवों को विकसित करेंगे और विकसित करके यहां कलकत्ता इसका कर देंगे, कलकत्ता नगर बसाएंगे। तो 3 गांव थे, गोविंदपुर, सुल्तानती और कलिकता। इनको मिलकर के क्या बन रहा है आप देख रहे होंगे। पूछ लेगा कलकत्ता का जनक कौन है? किसने कलकत्ता बसाया? तो जॉब चारनाक इस व्यक्ति का नाम है। आप याद रखना भैया, जॉब चारनाक का नाम कभी भूलना नहीं है। इमेज कर लो, स्क्रीन कर लो इसकी इमेज को। ठीक है ना।
भूलना नहीं है। कह रहा कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय किसको जाता है भैया, तो जॉब चार्नक को जाता है। इसके साथ ही फोर्ट विलियम का निर्माण करेंगे, ये ध्यान रखना, 1696 से 1702, एग्जैक्ट अगर पूछोगे तो ये समय है, वैसे यहां 1700 दे रखा है, ये ध्यान रखना। पुराना वाला फोर्ट विलियम किला 1696 से 1702, नया जो बनाया था वो प्लासी के युद्ध के बाद, ध्यान हो तो आपको 1758 से और भैया 1702 के बीच, मतलब 1802 के बीच, 1758 से और 62 के बीच, 62 के बीच बनाया था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना भैया। कब, 1758 से 17 बक्सर के युद्ध तक, 1773 लिख लेना, या क्या लिख देना, 1773, ठीक है भैया। कह रहे पूर्वी भारत के सभी वस्तुओं का केंद्र बन गया। हालांकि ये नहीं है कि पूर्वी भारत, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपना क्या बनाया था, कलकत्ता को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था, और कलकत्ता में भी स्पेशल किसे, फोर्ट विलियम किले को, किसे, फोर्ट विलियम किले को बनाया था। कह रहा फोर्ट विलियम किले का प्रथम अध्यक्ष कौन था, सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर जो था वो भैया क्या था, इस फोर्ट विलियम किले का पहला अध्यक्ष था। ये आप शकल देख रहे होंगे इसकी, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सब इंपोर्टेंट फैक्ट याद करनी है। एक घटना और देखोगे जो इंपोर्टेंट है इतिहास में, कौन सी घटना है भैया, कि जॉन सरमन मिशन और शाही फरमान, ये 1715 से 1717 के बीच की बातें हैं। होगा क्या यहां पे कि मुगल सम्राट फारूकसियर बीमार हो जाएगा, इसके फोड़ा निकल आएगा, तो अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन, हैमिल्टन इसका इलाज करेगा, और इस एवज में फारूकसियर क्या करेगा भाई, हैमिल्टन को अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज कंपनियों के लिए, क्योंकि अंग्रेज था, एक शाही फरमान जारी करेगा जिसे दस्तक कहा जाएगा। क्या कहा, दस्तक पत्र, इसे दस्तक पत्र बोला जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि बंगाल में अंग्रेज टैक्स फ्री क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अंग्रेज जो है थोड़े बहुत कुछ पैसे देकर के टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। कह रहा 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल मुगल दरबार पहुंचा। डॉक्टर हैमिल्टन ने फारूकसियर को गंभीर रोग से मुक्त कराया। मुक्त तो क्या मतलब, सही कर दिया। प्रसन्न होकर फारूक से 1717 में एक मैग्ना कार्टा में दस्तक पत्र को क्या करेगा, जारी करेगा, जैसे शाही फरमान। हालांकि आगे चल करके अंग्रेज इस दस्तक पत्र को भारतीय व्यापारियों को भी बेचेंगे फ्री व्यापार करने के लिए बंगाल में, तो इसका दुरुपयोग होगा, और ये बंगाल के उस समय के नवाब को क्या लगेगा, एकदम बुरा लगेगा। तब अंग्रेज और नवाबों के बीच 1757 में क्या होगी, फाइट होगी, ठीक है ना भाई। चलिए आगे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख फैक्ट्रियां हैं जो आपको याद करनी है, ध्यान रखना। सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सूरत में 1608 में स्थापित अस्थायी रूप से करी थी, और सूरत में स्थायी रूप से अगर आपसे पूछे तो सीधा सीधा बोलोगे भाई 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में, गुजरात के सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री। अगर 1611 में बात करूं तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से, ठीक है ना। और 1613 में भैया इन्होंने स्थायी रूप से क्या करी थी, फैक्ट्री स्थापित करी थी। वहीं 1616 में मैं अगर बात करूं तो अहमदपुर, बुरहानपुर और आगरा में स्टेबलाइज करी थी, ध्यान रखना। अहमदपुर, बुरहानपुर और आगरा में फैक्ट्री स्टेबलाइज करी थी। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। उसके साथ ही 1632 में देखोगे तो गोलकुंडा में, 1633 में देखोगे तो बालासोर, हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास में, 1651 में भैया हुबली में बंगाल में, 1669 में बंबई में, और 1700 या 1690 से 1698 तक कलकत्ता में इन्होंने अपनी क्या करी, अंग्रेजों को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं अपनी, धीरे 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 सूरत से, गुजरात वाले क्षेत्र से, देखो फिर यहां आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, मद्रास में, बंबई इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, बंगाल में, कलकत्ता में, धीरे धीरे इस क्षेत्र पर पूरे पर क्या बना रहे हैं ये लोग पकड़ बना रहे हैं अपनी इस क्षेत्र पर, ठीक है। अंग्रेज ऐसे ही थोड़ी आगे। अगर मैं डेनिश कंपनी के आगमन की बात करूं तो 1616 को याद रखना आप लोग। डेनिश ने कलकत्ता के सेरामपुर में, ये इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, डेनिश ये डेनमार्क वाले लोग हैं, ध्यान रखना। 1616 में ये भारत आए थे, बंगाल के सेरामपुर में इन्होंने अपनी क्या बनाई थी, और यहीं से मुख्य रूप से व्यापारिक घटनाओं को क्या दिया था, अंजाम दिया था, ठीक है। इसके साथ ही फ्रांसीसी कंपनी के उदय की बात करें मोटा मोटी तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का उदय हुआ भारत में। उस समय फ्रांस का राजा था लुईस 14 में। कौन सा, लुईस 14 में।
इसी का मंत्री था, ध्यान रखना, कोलवर्ट। कौन था? कोलवर्ट। इसी के प्रयास से भारत में क्या आई थी भैया? फ्रांसीसी कंपनी आई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था इसका, पूरा ध्यान रखना। ये राजा लुई 14 में है। और 1668 में, इस तारीख को याद रखना, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में पहला दल सूरत में भेजा था फ्रांस से, और सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। ध्यान रखना, आप लोग बताओगे कि भाई पहली फैक्ट्री कौन से वर्ष स्थापित करी थी? फ्रांसीसियों की अगर मैं बस्तियों के विस्तार की बात करूं तो 1673 में बंगाल का सूबेदार शास्ता खां से इन्होंने जमीन प्राप्त की, चंदन नगर लिया। और 1701 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना क्या बना लिया? मुख्यालय। क्योंकि यहां इन्होंने अपनी मुख्यतः गतिविधियां कहां से करी हैं? पांडिचेरी से करी हैं। कहां से करी है फ्रांसीसियों ने? तो फ्रांसीसियों के व्यापार का मुख्य केंद्र ही कौन सा था भाई? तो आप कहोगे पांडिचेरी। और पांडिचेरी का पहला गवर्नर पूछे तो फ्रांसिस मार्टिन। कौन? फ्रांसिस मार्टिन, इस नाम को याद रखना। तो पांडिचेरी का पहला गवर्नर अगर आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा बोलोगे भाई फ्रांसिस मार्टिन बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्रांसिस मार्टिन। अब यहां आ जाइए आप लोग, गवर्नर ड्यूमा और फ्रांसीसी का प्रभाव क्या था भारत में? ये 1735 की बात है, ध्यान रखना। तो 1735 में ड्यूमा गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया और इसने कहा, इसके समय फ्रांसीसी व्यापार अत्याधिक विकास हुआ। इसके समय पे देखो, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, यमन, ये भैया पांडिचेरी का पार्ट है, ध्यान रखना। ये इतने 4 जिले इस समय किस में आते हैं? पांडिचेरी में आते हैं, याद रखना। केरल में माहे, कराईकल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में यमन, ठीक है ना, ये याद रखना, यनम। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष, व्यापार से सत्ता की ओर कैसे भागे? ये व्यापार के लिए आए थे, फिर सत्ता कैसे हासिल करना चाह रहे थे? तो कह रहा 1740 में भारत पर प्रभुत्व के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या हुआ? एक संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था। मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में प्रतिद्वंदी बने जा रहे हैं। अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत में हम व्यापार में एकाधिकार हासिल करेंगे, फ्रांसीसी कह रहे हैं हम भारत में एकाधिकार हासिल करेंगे। तो देखो दोनों के बीच क्या प्रतिद्वंदता क्रिएट हो गई भाई। यहां पे आपसे पूछे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, तो आप कहोगे सबसे पहले, अगर मैं यूरोपियों की बात करूं तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, और फिर अंग्रेज आए थे, और फिर डेनिश आए थे, और फिर फ्रांसीसी आए थे, और फिर स्वीडिश आए थे। लेकिन वहीं मैं इनकी कंपनियों की बात करूं तो पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, ध्यान रखना, दूसरे पर, तीसरे पर डच आए थे कंपनियों की बात करूं तो, उसके बाद फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में स्वीडिश कंपनी आई थी। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। कर्नाटक के एक परिचय की बात करते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों की बात हो और भैया कर्नाटक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्नाटक के युद्ध ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने लड़े थे। कर्नाटक आप देख रहे होंगे, ये पार्ट था कर्नाटक। कह रहा 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता। देखो ये कोरोमंडल है ना, ये पूरा तट कोरोमंडल का है, ध्यान रखना। कह रहा यहां की अगर मैं राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। जो ये हैदराबाद है, यहां के निजाम होते थे, हैदराबाद के अपने नाम पे क्या लगाते थे? निजाम। यहां एक प्रांत उनके अधीन था। कह रहा यहां के प्रांतपति को क्या बोला जाता था भाई? नवाब बोला जाता था। तो उसको लेकर के कर्नाटक में क्या हुए भाई? बार हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ध्यान रखना आप लोग। कह रहा है 1700, कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपसे पूछे तो 1746 से 48 के बीच हुआ। द्वितीय युद्ध आपसे पूछे 1749 से 1754 के बीच हुआ। तृतीय आपसे पूछे तो 1756 से 1763 के बीच हुआ। ये ध्यान रख लेना आप लोग। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो कर्नाटक के कुल कितने युद्ध हुए? तो आपका जवाब होना चाहिए कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। ठीक है, कितने? 3 युद्ध हुए। ठीक है भाई, 3 युद्ध हुए, ध्यान रख लेना। इसके बाद मैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करता हूं। देखो यूरोप में एक जगह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। वहीं ये युद्ध भारत में भी देखने को लगा। आपसे पूछे कि भाई कर्नाटक का प्रथम युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो आप कहोगे भारत में स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि ये यूरोप में
ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर के, जब ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये संभावनाएं क्रिएट हुई। कह रहा विवाद क्या था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की कंपनियों के बीच भी ये क्या हो गई, वहां यूरोप की चिंगारी भारत में क्रिएट हो गई। भाई युद्ध वहां चल रहा था, लेकिन भारत की कंपनियां भी आपस में क्या करने लगी, लड़ने लगी। तो तत्काल घटनाक्रम पूछे तो 1746 की घटना है। अंग्रेज कैप्टन था जिसका नाम था वार्नेट। इसने, इसके नेतृत्व में अंग्रेजी जो एक जल बेड़ा था, उसने फ्रांसीसियों के जलपोतों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसी समय फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया, यही अंग्रेजों से, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, ध्यान रखना, डुप्ले था, वही अंग्रेजों से क्या कर लेंगे, मद्रास छीन लेंगे। ये लोग क्या कर लेंगे, मद्रास को छीन लेंगे। इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की जाएगी, लेकिन कर्नाटक का नवाब उस समय फोकस नहीं देगा। फिर क्या होगा, आप देख रहे होंगे, युद्ध हो रहा दोनों सेनाओं के बीच। यहां घेराबंदी, डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास की क्या कर ली, घेराबंदी कर ली और मद्रास पर कब्जा कर लिया। होगा क्या, लेकिन नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने को कहा, लेकिन डुप्ले माना नहीं। परिणाम यह हुआ कि नवाब ने फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। कह रहा महत्व यह था कि यह युद्ध कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, जिससे फ्रांसीसी विजयी हुए। तो इस युद्ध में पहले में कौन विजयी हुए, फ्रांसीसी। लेकिन पहला युद्ध एक्सला-सापेल की संधि, यह इंपोर्टेंट है आपके लिए, जो कब हुआ, 1746 में। लेकिन किस संधि के तहत खत्म हुआ, यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाई एक्सला-सापेल की संधि कब हुई, आपसे पूछा जाएगा। तो 1748 में, ध्यान रखना, अप्रैल 1748 में, एक बार आप नोट देख लेना, यह एक्सला-सापेल की संधि। इसमें क्या हुआ कि जो क्षेत्र अंग्रेजों ने छीने थे फ्रांसीसियों के, वो अंग्रेजों को वापस कर दिए, और फ्रांसीसियों ने मद्रास भी अंग्रेजों को दे दिया, और जो फ्रांसीसियों से छीने वो फ्रांसीसियों को वापस कर दी। कराइए संधि 1748 में हुई, एक्सला-सापेल संधि। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार, जब उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया तो भारत में यह संधि हो गई। करा भारत में समाप्ति में इसी संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया, बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपने कुछ क्षेत्र थे वो मिल गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में भी फ्रांसीसियों के क्षेत्र क्या कर लिए थे, छीन लिए थे। तो वो भी वापस से एक्सला-सापेल की संधि आप लोग देख रहे होंगे। देखो ये मद्रास कहते हैं वापस कर दिया फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को। वहीं दूसरा कर्नाटक के युद्ध की बात करूं मैं, तो ये भैया 1749 से 54 तक बीच हुआ, 1749 से 1754 के बीच हुआ, ध्यान रखना। इसका मुख्य कारण क्या था, तो दोनों कंपनी अंग्रेज और फ्रांसीसी का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना था, इंटरफेयर। क्योंकि अब ये भारत में आकर के एक दूसरा क्या कर रहा है, एक दूसरे के लिए लड़ रहा है। क्या अवसर क्या है कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगहों पर उत्तराधिकार के लेकर के संघर्ष चल रहा था। खुद वहां के राजाओं में एक तरफ देखो, जैसे ही व्यापार ये बढ़ा रहे हैं, तो राजनीतिक सत्ता में भी इस गद्दी को लेकर के भी इनकी क्या, फ्रांसीसियों की और अंग्रेजों की क्या भैया निगाह, ये ध्यान रख लेना, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की क्या यहां निगाह है। ठीक है भाई। तो इसी के साथ क्या देख रहे हैं, रणनीति क्या हो रही है, दोनों कंपनियों ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का साथ दिया। देखो एक तरफ हैदराबाद का शासक था और एक तरफ फ्रांसीसी थे, वो सॉरी कर्नाटक का था। अब एक तरफ अंग्रेज सपोर्ट कर देंगे और एक तरफ से कौन कर देंगे, फ्रांसीसी। मतलब एक तरफ से सामने नहीं आ रहे, लेकिन सॉरी दोस्तों, इनको बढ़ा रहे हैं आपस में। देखो ये एक तरफ हैदराबाद का संकट है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। निजाम उल हैदराबाद का शासक था निजाम उल मुल्क आसफ जहां। 1748 में इसकी क्या होती है भैया, मृत्यु होती है। तो इसका एक पुत्र था, इसका नाम था नासिर जंग, और इसका एक भांजा था, इसका नाम था मुजफ्फर जंग। ये कहता था शासक मैं बनूंगा और ये कहता था शासक मैं बनूंगा। तो भैया 48 में ही जैसे ही नवाब की मृत्यु हुई, इनमें युद्ध छिड़ गया। हालांकि पुत्र को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन भांजे ने क्या दे दी, चुनौती दे दी इसे कि भाई ये कैसे बैठ जाएगा, ये नहीं बैठेगा। फिर क्या होगा, फिर ये होगा, कर्नाटक में भी यही स्थिति चल रही थी। एक तरफ अनवरुद्दीन थे और एक तरफ कौन थे, चंदा साहब। तत्कालीन नवाब कौन थे, अनवरुद्दीन, लेकिन चुनौती कौन दे रहे थे, चंदा साहब दे रहे थे। 1748 कह रहा मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया।
पहले क्या था कि चंदा साहब को पकड़ लिया मराठाओं ने, तो फिर उनकी जगह शासक कौन बना था? अनवरुद्दीन बना था। अब ये जब रिहा कर दिया, ये जब आया, तो इसने इस शासन को क्या देना कर दिया? चुनौती। और इसने कहा, इसने दावा किया कि भाई कर्नाटक पर मेरा अधिकार है। तो एक तरफ तो यहां उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा है कर्नाटक में, एक तरफ चल रहा है हैदराबाद में। अब यहां क्या करेंगे? अंग्रेज फायदा उठाएंगे ना। देखो, हैदराबाद से तो अंग्रेज साथ देंगे नासिर जंग का, ध्यान रखना। और कर्नाटक से अंग्रेज साथ देंगे किसका? अनवरुद्दीन का, दोनों जगह। वहीं फ्रांसीसियों की बात करूं तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ देंगे और कर्नाटक में ये चंदा साहब का साथ देंगे। कौन? डुप्ले था इस समय, ध्यान रखना। और यहां ब्रिटिश की ओर से लॉर्ड क्लाइव था। कौन था भैया? लॉर्ड क्लाइव। ये वही समय है, ध्यान रखना, जो कौन सा युद्ध आने वाला है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये वही समय है, ध्यान रखना। तो दो गुट बन गए, एक गुट में तो अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन, और एक गुट में फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। इस गुट को याद रखना, इस गुट को आप लोग क्या रखना? याद रखना, ठीक है ना। फाइनली अगर आपसे ये पूछे, ये जो सेकंड वॉर था, तो ये सेकंड वॉर भैया कैसे समाप्त हुआ? तो ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई। किसकी? पांडिचेरी की संधि हुई। कब हुई? तो वर्ष 1954। आपके एग्जाम में जितना इंपोर्टेंट है केवल उतना ही पढ़ाएंगे। वर्ष 1954 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो दोनों के बीच देखो अंतर भी पूछ लेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का काल था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, जो ये यूरोप के कारण हुआ था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब आपस में उत्तराधिकार को लिए लड़ रहे थे, तो ये भारतीयों के कारण हुआ था सेकंड कर्नाटक युद्ध। पहले कर्नाटक युद्ध में एक्सला सापेल की संधि हुई थी, दूसरे में भाई पांडिचेरी की संधि हुई थी। परिणाम ये हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया। और याद है वो गठबंधन में बात करें तो डुप्ले का गठबंधन था मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ, और लॉर्ड क्लाइव का गठबंधन था नासिर जंग और अनवरुद्दीन। ये सब इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वहीं आपसे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध पूछे कि भाई थर्ड युद्ध ऑफ कर्नाटक, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देना कि भाई ये 1758 से 63 के बीच चला था। 1758 से 1763, याद रखना, 1758 से 1763 के बीच चला था, ठीक है ना। बस आपसे ये पूछेगा कि ये तृतीय युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी, ध्यान रखना, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि ये पूछी जाती है संधियां, जो इंपोर्टेंट है वही बता रहा हूं। क्या हुई थी भाई? पेरिस की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1763 में। तो ये पेरिस की संधि बच्चों 1763 में हुई थी। कब हुई थी? 1763 में, ठीक है ना। जिसके तहत क्या हुआ था? पांडिचेरी, चंद्रनगर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को दे दिए। पांडिचेरी भी दे दिया जो अंग्रेजों ने कब्जा दिया था, और चंद्रनगर जो बंगाल में था वो किसको दे दिए? वो फ्रांसीसियों को। तो पांडिचेरी और चंद्रनगर, कौन बेटा? पांडिचेरी और चंद्रनगर किसको दे दिए? किसने? अंग्रेजों ने। किसको दे दिए भैया? ये फ्रांसीसियों को दे दिए। किसको दे दिए? फ्रांसीसियों को दे दिए, ठीक है। तो इसी के तहत ये संधि क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हिस्ट्री की क्लास में आज क्या कराएंगे? आपको इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। कमेंट बॉक्स सभी बच्चे किया करो, लाइक किया करो, क्लास को स्टेटस पर लगा के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या किया करिए? शेयर किया करिए। गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।